हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। वैसे तो आप मुझे जानते ही हो, अगर नहीं भी जानते हो तो मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा है। और मैं आज आपको केवीएस टीजीटी का डे 15 है और मैं विंड पोएम पढ़ाऊंगी। वह इतनी बाहर भी इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी ठंड हो रही है, विंड पोएम पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही मैंने आज एक ग्रामर का भी पार्ट जो है वो लिया है। ये रहा मेरे हाथ में सिलेबस। आपको दिख तो कुछ रहा नहीं होगा, वैसे इसमें ये रहा सिलेबस। अब भी इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर ये सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। और इसमें ना नीचे ग्रामर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा है यार, बावला सा कहाँ है वो, हाँ, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस टाइप। तो मैं ना वही वाला को जो है पार्ट करवाऊंगी, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस। ठीक है, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस टाइप्स। तो मैं वर्ड ऑर्डर जो है इन सेंटेंसेस करवाऊंगी कि किसके तरीके से उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आप ये याद रखिएगा, पेपर इसका बहुत ही ऐसा हमें लगता है कि लेंदी आ सकता है। ये आपको ग्रामर में और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में काफ़ी जो है वो घुमा देंगे। तो लिटरेचर तो इसका सिंपल सा ही रहेगा, लेकिन भैया अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस अच्छे से करिए, और वो भी वो वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करिए जो एनालिटिकल्स होते हैं, तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ग्रामर का पार्ट भी मैंने इसमें लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। अब देखिए, टाइम तो मैं बिल्कुल वेस्ट करना मुझे अच्छा सा नहीं लगता। कभी कभी 2 मिनट बीच में रुक के बात कर लेती हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन कराऊँ 1 घंटे में और बाकी अपने बात फोड़ती रहूँ, वो काम मैं नहीं करती। नहीं करती तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। चलो विंड पोएम पढ़ेंगे, और ये विंड पोएम जो है हमारी शुरू होती है। सबसे पहले इस विंड पोएम के बारे में आप लोगों को ये बताऊँ, ये पोएम जो है ट्रांसलेशन है। विंड पोएम एक ट्रांसलेशन है। ये ओरिजिनली जो पोएम लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। सुब्रमण्यम भारती जो है वो इसके रियल पोएट है इस विंड पोएम के। सुब्रमण्यम भारती इज अ नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। ही रॉट इन तमिल, वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वो तमिल में लिखा करते थे। ही हैड मेड एन इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिज नेशन. His poems had inspired thousands and thousands of Tamilian to raise against colonialism. कि उनकी poems में वो देशभक्ति का जज्बा था कि people raise against colonialism. Colonialism, when Britishers made their colonies in India and they started residing there and they started treating Indians as dogs in their own country. And Bharti is noted for his contribution to women empowerment. In spirit and temperament, Bharti was like Shelley, and many of his poems appear to be parallel constructs. कि ये पोएम भी ऐसा लगता है जैसे हम ओड टू वेस्ट विंड जो शैले की पोएम है उसको मतलब उसकी एक इको साइज पोएम में मिलता है। ये पोएम को ट्रांसलेट करा है A.K. रामानुजम ने, जो कि बहुत ही फेमस पोएट हैं तमिलनाडु के। उनकी बहुत ही फेमस पोएम है ओबीचुरी, एक फन बेस्ड, एक थोड़ी सी सटारिक सी पोएम है। और अरे प्रेयर टू लॉर्ड मुरुगन, some of his well known works. Ramanujan has truly done justice in translating this poem. इस पोएम के एसेंस को उन्होंने बरकरार रखते हुए इसका ट्रांसलेशन जो है वो किया है। और अब चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। Poem Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. Enjambment. पहले में ही देखिए, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पहली लाइन का जो वर्ड है वो दूसरी लाइन में आके फुल स्टॉप ले रहा है। भैया तुम पहले ही नहीं जा सकते थे। ये एंजैम्बमेंट है, जब एक लाइन बिना कॉमा फुल स्टॉप के दूसरी लाइन में मिल जाती है तो दैट इज नोन एज एंजैम्बमेंट. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. जब तेज हवा चलती है it causes a lot of destruction. How can we make friends with it? हम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन। हम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? अब हवा से दोस्ती करना तो बड़ा मुश्किल काम है, हो सकता है पोएट्स कर लेते हो। How can we make friends with it? Here the poet wants to convey a message that wind is the symbol of day-to-day challenges that human beings face in their life, and how can they cope with those challenges. तो ये है विंड कम्स सॉफ्टली। विंड कम्स सॉफ्टली, वो विंड को कह रहे हैं विंड,
यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है क्योंकि विंड को संबोधित किया जा रहा है। जरूरी नहीं होता है कि हर बार जब संबोधित करें तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं। when you are addressing someone, you can address that person with the help of comma as well, because with the help of comma you are segregating that person with the rest of the sentence. तो यहाँ पर apostrophe की यहाँ apostrophe है figure of speech, wind को पुकारा। apostrophe वो figure of speech होती है जिसमें inanimate object, the person who is dead, the person who is absent is addressed. तो इसमें wind को address किया जा रहा है। wind come softly, wind धीरे धीरे आओ, don't break the shutters of the windows, कि विंडो के शटर्स को मत जो है वो तोड़ो। don't scatter the papers, don't anaphora, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट पेपर्स को मत बिखराओ, ये विंड को एड्रेस किया जा रहा है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स को शेल्फ पर से मत गिराओ। लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यह पर्सोनिफिकेशन चल रहा है पूरा, क्योंकि अगर आप अपोस्ट्रोफी है तो वो पर्सोनिफिकेशन भी हो जाता है। लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। यू बॉट रेन अगेन, तुमने बारिश को दोबारा ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत ही क्लेवर हो क्योंकि तुम कमजोरों का मजाक उड़ाती हो। तुम खुद बहुत पावरफुल हो, यू आर पावरफुल इनफ टू मेक फन ऑफ वीकलिंग्स। जो पावरफुल होता है वो अपनी पावर के मद में गरीबों का और कमजोरों का मजाक उड़ाता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बेचारे जो कमज़ोर से टूटते हुए घर हैं, टूटते हुए दरवाजे हैं, जो टूटते हुए राफ्टर्स हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, तो वो सब कुछ विंड जो है उन सब को क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तो विंड गॉड विनोज एंड क्रश, विंड गॉड सबको क्रम्बल कर देता है, तोड़ देता है सबको। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, विंड गॉड वो नहीं करते जो तुम उनसे करने को कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो काहे को घुटने टेके विंड के सामने। लेट्स मेक स्ट्रॉन्ग होम्स। इट मीन्स द symbolical meaning of this poem is, if someone is trying to defeat you, if someone is trying to marginalize you, someone is trying to subjugate you, don't subjugate before that person. Raise and make yourself powerful. Only in that way you can defeat that person. This is the attack is the best defense. अगर सामने वाला ताकतवर है तो खुद को भी तो ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर ये कहता है, if someone is trying to subjugate you, better be not defeated. Arise, awake, and defeat that person by making yourself powerful. By making yourself powerful. He won't do what, so let's build strong homes. विंड को अगर आप कहोगे कि कमजोर घरों को मत गिराओ, तो वो तुम्हारे कहने से कमजोर घरों को गिराने से रुकेगा नहीं, इसलिए अपने घरों को मजबूत बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को ढंग से बंद करो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को मजबूत बनाओ। Do this and the winds will be friends with us. ये सब करो और विंड तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। It means if you adapt yourself to the changing environment, obviously the changed environment will be friendly towards you. तो यहाँ पर ये कहा गया है, if you want to change the condition, better change yourself. Because if you are a weakling, if you are a weak person and you're trying to say, you are trying to request the a strong one to have mercy on you, obviously that person will not have mercy on you unless you are strong enough to defeat that person in a challenge. So better be powerful, better be in a winning situation. So do this and when the winds will be, ये symbolical meaning है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो nobody will have mercy on you.
कमजोर की आप कमजोर हैं, लोग आपको दबाएंगे, पीपल विल क्रश यू, माइट इज राइट वाला आपने सुना भी होगा। तो अगर खुद को मजबूत बना लोगे, उन चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो वो चैलेंजेस तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। द हिज फ्रेंडशिप इज ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ये देखो लाइन है यहाँ पे, ये भी सिंबॉलिक है। जो कमजोर आग होती है ना, उसे तो विंड बुझा देती है, और जो ताकतवर आग होती है उसे विंड और भड़काती है। इट मीन्स अगर आप कमजोर हैं तो आपको से जो ताकतवर है वो आपका अस्तित्व ही खत्म कर देगा, लेकिन अगर आप ताकतवर हैं और कोई दूसरा ताकतवर आपको हराने की कोशिश कर रहा है तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है। तो बेटर बी in the situation, better be a stronger person, better be in that position in which you can defeat the other one. Only in this way you can be friendly with the changed environment. And his friendship is good, we praise him every day. ताकतवर की दोस्ती अच्छी होती है, विंड की दोस्ती अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे। पर्सोनिफिकेशन विंड गॉड को, वरुण देव को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, इसको अगर हम यहाँ पर इसको समझें तो यहाँ पर पोएट ने ये कहा है कि जो challenges, everyone has to face challenges in his life. If a person gets crumbled, or if a person gets marginalized because of those pressure, because of those challenges, the existence of that person it doesn't last. But if you face that challenge and face that challenge boldly, then you are in a win-win condition, and you can make friend with the powerful one. You can make a powerful friend only if you are powerful. If you are a weakling, you cannot make a powerful friend. That person will only the person will keep friendship with you only for the sake of show off, but there will not be any sort of real friendship. The real friendship takes place when both the people are equal. So this is the hidden meaning or the symbolical meaning of this poem. So हम इस poem में enjambment देखने को मिलता है। बाकी अभी आपकी rhymes summary है। The poem Wind presents the poet's wish to become friends with the natural element wind. The wind is powerful and destructive, so one is unable to make friends with it. Whatever I said, कि he is trying to be friendly with wind, and that is quite impossible to do. And wind is destructive, so one is unable to make friends with it. First the poet asks the wind to be soft, but the wind does not change its nature. आप किसी wind से अगर कहेंगे भी तो वो अपनी nature change नहीं करेगी. It is destructive. It is strong and it destroys all that is weak in its path. Then the poet asks, if not to damage thing, but the wind damages all that is not strong. Wind हर उस चीज को बर्बाद कर देती है जो चीज जो है वो कमजोर है. The poet says that anyone weak will not be able. तो जो कमजोर है वो wind का साथ नहीं पा सकता. The poet describes how the wind destroys papers, books and all that. So he admires its strength. He wants to be one with the spirit of the Bharti realizes that wind will not obey the frail commands of human beings, and so he changes his mind. The poet realizes that the wind will not change its way. So better you change your way. Now, the poet says, better strengthen the body and mind. He asks his men to become strong. He asks them to build strong houses, strong doors. He highlights how the wind puts out weak fires but supports strong and large fires. तो कहने का मतलब ये है कि better be strong in every field of life, then only you can beat the challenges. थीम है, पोयम जो है वो सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है. पोएट की डिज़ायर है विंड से बी फ्रेंड होने की, और ये इसमें शैले की ओड टू द वेस्ट विंड का मतलब एक इको है, मगर इतना वो देखने को नहीं मिलता है. शैले की ओड टू द वेस्ट विंड में भी उन्होंने भी विंड को बहुत पावरफुल जो है वो बताया है, ठीक है. और उन्होंने तो कहा मेक मी दाई लायर, कि मुझे अपनी लायर जो है वो बना लो. तो पोएम जो है वो ह्यूमन बींग्स की पैथेटिक स्टेट्स पर कमेंट करती हुई है. दे आर वीक एंड देयर बॉडी एंड माइंड आर वीक, इवन देयर सराउंडिंग्स आर वीक. ये पोएम जो है ये कॉल है टू मेन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रूली एबल्ड. अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, मेटाफर है विंड को, फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखिए मेटाफर है.
इन द पोएम विंड इज अ मेटाफर, क्योंकि ये चैलेंजेस को बताती है। पर्सोनिफिकेशन है, विंड को ह्यूमन बीइंग के रूप में लिया गया, ही कहा गया है, तो पर्सोनिफिकेशन है। रिपीटिशन है, सर्टेन वर्ड्स क्रम्बलिंग 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 कई बार रिपीट हुआ है, रिपीटिशन है। एलिट्रेशन है, क्रम्बलिंग डोर्स क्रम्बलिंग सी सी सी, वो भी एलिट्रेशन भी हो गया। एनजैम्बमेंट है, तो एनजैम्बमेंट मैंने आपको बताया था, पहली लाइन में भी एनजैम्बमेंट था, जब जो स्ट्राइडिंग ओवर, पहली लाइन बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के दूसरे में जो है वो एंटर कर रही है। सिम्बोलिम, इट इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटी। विंड जो है वो चैलेंज और प्रॉब्लम्स की सिंबल है। वीक फायर सिंबलाइज पीपल और वीक विल पावर, एंड स्ट्रॉन्ग फायर स्ट्रॉन्ग पीपल स्ट्रॉन्ग विल पावर। एनाफोरा है क्योंकि इसमें डोंट 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 से जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एनाफोरा का मतलब होता है जब पहला वर्ड कंसेक्यूटिवली रिपीट होता है लाइंस में। तो चलिए अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज बीन रिपीटेड इन द पोएम, कौन सा वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो स्टेडफास्ट, क्रशेस, स्ट्रॉन्ग, क्रम्बलिंग, तो जो वर्ड बार बार रिपीट हुआ है वो आपको भी पता है इसमें कौन सा है, दैट्स क्रम्बलिंग। द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड किसको जो है वो बिल्कुल कुचल देता है, कट छट देता है। एनीथिंग दैट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, एनीथिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग, एनीथिंग दैट इज इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल। भाई कमजोर को तो सभी कोई दबा दबू के चल देते हैं, तो एनीथिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। What is the central idea of the poem? The God helps the weak and the needy. We should love all creatures of the God. We should make friends with the wind. If we are strong, even the God will help us. यही है, खुद मजबूत होंगे तो खुद मजबूत होंगे तो भगवान भी हमारी मदद जो है वो करेंगे। द गॉड हेल्प्स द वीक एंड वी शुड लव ऑल क्रिएचर्स ऑफ द गॉड। वी शुड मेक फ्रेंड्स विद द विंड। इफ वी आर स्ट्रॉन्ग इवन द गॉड विल हेल्प अस, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश हैज ट्रांसलेटेड द पोएम विंड इनटू इंग्लिश। सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है और ए.के. रामानुजम ने इसको ट्रांसलेट करा है, तो ये इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय ए.के. रामानुजन। Question number 5, what does the wind poke fun at? Any living and non-living that is weak and crumbling. Strong hearts and bodies, ये repeat हो गया, strong people. तो weak जो है वो fun, जो मजाक उड़ाती है वो any living and non-living thing that is weak and crumbling. What is the moral of the poem? To pray to the wind to help in winnowing. Request the wind not to be weakened. Be firm and strong and never be defeated. Be firm and strong. कोई भी परिस्थिति हो टूटना नहीं है, खड़े हो, चैलेंजेस को फेस करो, क्योंकि the life is not a bed of roses ना। The poet asked the wind to come. या पोएट जो है विंड को शुरू में बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं, तो he asked the wind to come softly. तो कैसे है, टू आस्क विंड कम सॉफ्टली। व्हाट डज द वर्ड प्रॉस्पर मीन इन द पोएम? प्रॉपर, कीप मूविंग, फ्लरिश, कीप गोइंग। प्रॉस्पर जो वर्ड है उसका पोएम में क्या मीनिंग है? तो प्रॉस्पर का मीनिंग है फ्लरिश, फलना फूलना, फलो फूलो, फलना फूलना। नेम द पोएट ऑफ विंड। जो ओरिजिनल पोएट है विंड के, उनका क्या नाम है? दैट्स सुब्रमण्य भारती, जो तमिल पोएट है, जिन्होंने हु वर्कड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एज वेल। हु इज क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। जो गरीबों का मजाक, कमजोरों का मजाक बनाने में कौन क्लेवर है? दैट्स विंड। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क अस टू मेक। जब विंड पोएट की बात नहीं सुनती तो पोएट क्या कहता है कि विंड से? लग्जरी हाउसेस, हट्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेस, हाउसेस। वो कहते हैं मजबूत घर बनाओ, कि अगर विंड नहीं सुन रही है तो विंड अगर कमजोरों को दबा रही है तो बेटर मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेस, फर्म बॉडीज।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स, जो कमजोर आग होती है उस पर विंड का क्या असर होता है? मेक देम स्ट्रॉन्ग, ब्लो देम आउट, लेट देम बर्न एज बिफोर, ऑल द ऑप्शंस। अगर कमजोर आग है तो हवा उसे बुझा देती है, तो ब्लो देम आउट। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर, हम किसी भी मजबूत के साथ दोस्ती तब कर सकते हैं जब हम खुद मजबूत होते हैं, समझे? नहीं तो दोस्ती नहीं होती, दया होती है, दया। ठीक है, वो वाले दया, सीआईडी वाले दया नहीं होती, दया दरवाजा तोड़ो, वैसे वाले दया। वी आर स्ट्रॉन्ग। फाइंड अ वर्ड फॉर द पोएम फॉर थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये जो पोएम में वर्ड है तो यह कौन सा है? तो दैट इज स्कैटर, फैला देना। He won't do what you tell him. Who is he in the line? Strong man, God, wind, all. He won't do, यहां पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहां विंड को कहा गया, विंड गॉड को कहा गया, तो विंड। Who broke the doors of the window? किसने जो है विंडो के डोर्स जो हैं वो तोड़ दिए? विंड। Name the things the wind had done. Brought rain, torn the pages, broke the shutters, all of these. विंड ने सारे काम करे हैं, बारिश भी ले आए, पेजेस भी फाड़ दिए, broke the shutters of the window, all of these. In the line, you tore the pages of the books. Who is you referring to? किसने फाड़े किताब के पेज? विंड ने फाड़े, और कौन फाड़ेगा? हम फाड़ रहे हैं क्या? The destructive power of the wind is a symbol of, ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है विंड की, एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑल ऑफ दीज, ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। डिस्ट्रक्टिव, एडवर्सिटी, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो ये जो है सभी का जो है वो सिंबल है, तो यहां होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हु विल बी आवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, पोएट के हिसाब से कौन हमारा जो है वो फ्रेंड होगा जो अगर हम स्ट्रांग होंगे, तो वो होगा विंड। तो ये हुए विंड के क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए, ये मैंने ग्रामर जो है सेक्शन लिया है, वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पहले समझाती हूँ कि वर्ड ऑर्डर होता क्या है, तब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो जी, सबसे पहले नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको रखना है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है वो होता है, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव लिखा जाता है, यानी कि नाउन पहले और उसके पहले एडजेक्टिव होता है। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हमारा जो नाउन अगर आ रहा है तो नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, नाउन इस तरीके से होता है कि नाउन होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा, तो ये इस तरीके से होता है। और अगर अभी एक एक करके आपको बताती हूँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो इसको क्वेश्चन से आप लोगों को समझाऊंगी। नेचुरल वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है अगर नाउन आ रहा है तो नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं आ सकता, सीधा वर्ब नहीं आ सकता जो नाउन को क्वालिफाई करे। तो आप पहले 5 क्वेश्चन इसमें देखिए। फर्स्ट है, ऑल्दो ही इज माई बूजम फ्रेंड, आई कैनॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। आप यहां पर ये देखिए, ये जो डी पार्ट है, ये जो रीजन है, ये नाउन है। अब नाउन अगर 2 वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं और पहला उसमें एक वर्ड नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। अब आप यहां देखिए, विविडली LY आ रहा है, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब नाउन के जस्ट पहले एडवर्ब नहीं होगा, नाउन के जस्ट पहले होगा एडजेक्टिव, तो यहां होगा विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो यहां क्या आएगा, विविड जो है वो आएगा, कि एडवर्ब नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव लगेगा। तो पहला हुआ कि नाउन के जस्ट पहले, ये नेचुरल वर्ड ऑर्डर है कि नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव लगता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं।
वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल। आप जहां भी दो इकट्ठे वर्ड्स देखिए, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स आर पेशेंटली लिसनिंग। अब यहां ये देखिए कि यहां ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव के जस्ट पहले आ रहा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ये डिटर्मिनर। ठीक है, अब डिटर्मिनर भी जस्ट पहले नाउन के पहले आता है, अगर एडजेक्टिव के पहले आ रहा है तो वो भी एडवर्ब बन जाता है। तो लिसनिंग इज अ नाउन। ठीक है, अब नाउन के जस्ट पहले अगर आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। तो पेशेंटली का मतलब होता है कि बहुत ही धैर्य से, तो धैर्यपूर्वक। तो अब ये है, आप उसमें यहाँ पर है कि पेशेंट, ही इज पेशेंट, तो यानी कि वो बहुत ही जो है धैर्यवान व्यक्ति है। तो यहाँ पर पेशेंट आएगा, पेशेंटली, धैर्य से अगर आप कह रहे हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पेशेंटली नहीं होगा, पेशेंट लिसनिंग। तो यहाँ क्या आएगा, दैट विल बी पेशेंट, क्योंकि वही नाउन और एडजेक्टिव का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर हैज नॉट बीन एनी एडिक्वेटली रेन इन दिस ईयर। अब रेन देखिए नाउन है, तो रेन के पर नाउन है, तो नाउन के पहले आएगा पर्याप्त। पर्याप्त के लिए क्या लगाया जाएगा, एडिक्वेट। तो यहाँ क्या आएगा, दैट इज एडिक्वेट, पर्याप्त। तो एडवर्ब नहीं लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही मेड अ डेलिब्रेटली अटेम्प्ट टू मेलाइन हिज फ्रेंड एंड टू बेनिफिट फ्रॉम इट। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ही मेड अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट। अब आपको क्वेश्चन में देखकर सामने, क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं तो आपको सामने गलती दिख गई होगी। अटेम्प्ट नाउन है और उसके पहले आ रहा है डेलिब्रेटली, तो डेलिब्रेटली नहीं होगा, दैट वाज अ डेलिब्रेट, जानबूझकर, डेलिब्रेट। ठीक है, तो यहां आएगा डेलिब्रेट, और फिर इसके पहले ए आ रहा है तो वो आर्टिकल है, वो यूज हुआ नाउन के, अगर यू कह लगा किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले लगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आपको पता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेन एवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर्स हु आर टू हिम। ये क्या क्वेश्चन, हु आर क्लोज टू हिम। देखिए, वेन एवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज। अब आप यहां देखिए, क्वालिटीज जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले आप पर्सन लगा रहे हैं तो वो फिर एक नाउन हो गया। तो भाई नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव लगाना है, तो पर्सन नहीं होगा, दैट विल बी पर्सनल। जब पर्सनल करेंगे तब जाकर ये एडजेक्टिव बनेगा, अदरवाइज नाउन नाउन हो जाएगा। तो पर्सनल क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर्स हु आर क्लोज टू हिम। ये क्लोज यहां आएगा, इधर। अब ये हुए 5 क्वेश्चंस नाउन और एडजेक्टिव के। अब इसके बाद आगे का बताती हूँ। नाउन एंड एडजेक्टिव के बाद अब जो क्वेश्चंस हैं वो है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के। जो नेचुरल वर्ड ऑर्डर है वो है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले जो उसे मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो आप यहां पर ये देखिए कि यहां जो ये कंट्री है दैट्स अ नाउन, उसके पहले ये डेवलपिंग लग गया, दैट्स एडजेक्टिव। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इंडिया इज अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री, तो जो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है वो क्या होगा, एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो एडवर्ब होगा। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज व्हाट, अ डेवलपिंग कंट्री। तो कंट्री नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, डेवलपिंग, और उसके बारे में उसको कैसे, हाउ का जो जवाब दे वो एडवर्ब होता है। हाउ, व्हेन, वेयर का जवाब जो देता है वो एडवर्ब होता है। तो ये फास्ट क्या है, दैट्स एन एडवर्ब। तो ये नेचुरल ऑर्डर है। अब इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ेंगे। व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड ही वॉज एब्सोल्यूट इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। एक चीज आपको इसमें और भी बताती हूँ कि जब इज आर एम या वॉज वर्ब यानी कि बी वर्ब्स आते हैं
तो बी वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव्स आते हैं जो उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, या तो नाउन ही आता है या एडजेक्टिव्स आते हैं। जैसे आई एम, जैसे ही इज यंग, तो ही के बारे में जो बता रहा है वो यंग, इसमें ये इस वगैरह में बी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स हो जाते हैं, और जो यंग वगैरह है वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप यहाँ बी वर्ब देखिए, ही वॉज एब्सोल्यूट, ही वॉज, यहाँ ये आए अब यह इरिटेटेड एंड फ्यूरियस, तो ये वॉज ही के बारे में बता रहा है कि वो परेशान हो गया, बहुत चिड़चिड़ा हो गया और गुस्सा हो गया, तो ये उसकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। तो ही वॉज इरिटेटेड एंड फ्यूरियस, ये तो एडजेक्टिव्स हो गए। अब एब्सोल्यूट अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट विल बी एब्सोल्यूटली, दैट इज एब्सोल्यूटली इरिटेटेड, क्योंकि नेचुरल वर्ड ऑर्डर है कि भाई अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़कर देखिएगा। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। अब आप अगर यहां देखें, शी के बारे में जो बताया जा रहा है, शी की क्वालिटी क्या है? स्टेबल, स्थिर। ठीक है, कैसी? सो एडवर्ब को एडवर्ब भी मॉडिफाई, कैसी? भावनात्मक रूप से। जो हाउ का जवाब दे वो एडजेक्टिव नहीं होगा, जो हाउ का जवाब देगा वो एडवर्ब होगा। तो यहां पर आएगा शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल, और इसमें जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है दैट टू इज एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को भी एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। It is interesting to note that the greatest lines in poetry are simple, and yet there is with them some quality which makes them outstanding great. तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, it is interesting to note that the greatest lines in poetry are simple, and yet there is with them some quality. कुछ quality होती है which make them outstanding ग्रेट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि आपको इसमें एडजेक्टिव जो है वो ढूंढना है। तो इसमें यहां पर आप देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग, इट की क्वालिटी बताई जा रही है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। टू नोट, यहां पर ये क्लॉज आ रहा है, दैट द ग्रेटेस्ट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट व्हाट, कि क्या? दैट द ग्रेटेस्ट लाइन्स इन पोइट्री आर सिंपल, सिंपल फिर एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है। येट देयर इज विद देम, लेकिन उनकी एक क्वालिटी, उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बहुत महान बनाती हैं। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट। अब एडजेक्टिव के जस्ट पहले एक वर्ड आ रहा है और वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंगली, तो उसमें हम क्या लगा देंगे? एलवाई लगाते ही वो चीज क्या बन जाएगी? एडवर्ब। तो नेचुरल वर्ड ऑर्डर है ये जो हम कर रहे हैं। वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिबरेटली, legal steps should be taken promptly after obtaining approval from the appropriate authority. अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि यहां पर वेयर द डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट के बारे में बताया। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, हाउ? जानबूझकर, और जो वो एडवर्ब हो गया। वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल, डिफॉल्ट कैसा? इज आर एम के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रखी है? यहाँ एलवाई लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिबरेट, लीगल स्टेप शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली। यहाँ ठीक है, क्योंकि अभी वर्ब और वो वाला भी है, उसका भी बताऊंगी, मगर आज तो केवल 10 ही क्वेश्चन करा रही हूँ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a part of the training they offered was real good. A part of the training they offered was, अब ये अब किसके बारे में बताया जा रहा है? ट्रेनिंग के बारे में। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो गुड जो है वो ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है, दैट्स एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड होगा उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? रियली गुड, दैट इज रियली गुड। चलो बाकी के 5 भी करा ही देती हूँ। अब जो नेचुरल वर्ड ऑर्डर है वो है वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब प्लस एडवर्ब।
अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा कि द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहां पर आया सॉल्व्ड, स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व करा। द स्टूडेंट सॉल्व्ड व्हाट, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जवाब आया हाउ, जो कैसे सॉल्व करा। द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, तो ये इजीली क्या है, एडवर्ब, तो वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज हम करते हैं। तो ये नेचुरल वर्ड ऑर्डर है। अब उसके बाद आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने 11th वाला क्वेश्चन है, in order to ensure quick service, please give us all the required details as quick as possible. Please give us all the required detail. Please give what? Required details. Please कैसे, जो कैसे का जवाब दे रहा है as quick as, तो जो कैसे का जवाब दे रहा है वो ये है, तो यहाँ पे quick नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, as quickly as, that is as quickly as. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ही यूज टू एडवाइज हिज स्टूडेंट। यहाँ ऐसे इसलिए लगाया है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सी नाउन होता है, ऐसी वर्ब होता है। ही यूज टू एडवाइज हिज स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क सीरियस इफ दे वांटेड टू अचीव देयर गोल्स। तो भाई ही यूज टू एडवाइज हिज स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स को एडवाइज किया करता था तो अपना काम सीरियसली करें। टू डू देयर वर्क हाउ, फिर हाउ का जवाब आ रहा है, तो यहां पर टू डू देयर, टू डू कैसे, वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब, तो सीरियसली का यूज करा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गई, बस आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी का करेंगे अब कल, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का सेशन इतना ही। और 12 क्वेश्चंस ग्रामर के जो वर्ड ऑर्डर वाले लिए हैं और विंड पोएम है, बस इतने ही थे। मिलते हैं कल, बाय बाय।